गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज हम लोग इतिहास के पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़े। महमूद गजनवी ने कैसे आक्रमण किया भारत पे, कौन कौन से मंदिर तोड़े और उसकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, उसके बारे में पढ़े। अब जो अगला शासक आएगा भारत पे आक्रमण करने, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या था? मोहम्मद गोरी। और हम लोग मोहम्मद गोरी और ख़ास करके जो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्धों तक पढ़ेंगे हम लोग। जहाँ तक आपके इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर मोहम्मद गोरी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोहम्मद गोरी कौन था, मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था, मोहम्मद गोरी का नाम क्या था। तो देखिए, मोहम्मद गोरी को एक और नाम से जाना जाता था, और नाम था बेटा उसका शिहाबुद्दीन। जैसे आप लोगों का भी घर का नाम होगा, एक बाहर का नाम होगा, दो नाम से आप लोग भी जाने जाते हैं। तो ये मोहम्मद गोरी का नाम जो था शिहाबुद्दीन था। तो आप लोग बताइए, मोहम्मद गोरी का वास्तविक जो नेम था क्या था? शिहाबुद्दीन। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। बात होती है कि मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था, मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का जो जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में, 1173 एडी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मोहम्मद गोरी का जन्म तो 1173 में हुआ था, तो मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1206 एडी में, 1206 एडी में, ठीक है। अब देखिए, बात को समझना है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भारत में आने की। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे पिछले सेशन में, महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति था जिसने भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। प्रथम तुर्की आक्रमण था, ठीक है। तो देखिए, यहां पे महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी, ये जीता था किसको? गजनी को। किसको जीता था? गजनी को। महमूद गजनवी ने किसको जीता? गजनी को। ये गजनी जो शहर है, बात को समझिए। अगर जो अस्थायी ढंग से व्यक्ति समझ लेगा, छात्र छात्राएं, वो क्या करेगा, इसको समझ लेगा। तो एकदम मन लगा के आप लोग समझिए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? इसको लिखना नहीं है, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है। जो मैं लिखने वाली चीज है ये है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि यहां से जो है आप लोग समझिए। देखिए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि गजनी शहर को महमूद गजनवी ने जीता था। तो ये देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये गजनवी ने जीता था। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख ही लिए हम लोग, गजनवी ने जीता था। अब हुआ क्या कि एक गौर प्रदेश था इसके बगल में, इसके बगल में गौर प्रदेश था। और उस गौर प्रदेश में हुआ क्या कि ये बौद्धों का प्रदेश था। किसका प्रदेश? बौद्धों का। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आप सभी को, तो रिलीजन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय आप लोगों को मैं बताया था, क्या बताया था कि बौद्ध 25 वर्ष पहले आए थे भारत में। तो बताइए, जब बौद्ध की धर्म की शुरुआत 2500 वर्ष पहले हुई थी, तो सनातन तो बहुत पुराना धर्म है, तो ये भी पहले सनातन ही रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे जो पुराना धर्म है कौन सा है? सनातन धर्म,
ठीक है, अपना हिंदू धर्म जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्या हो गए, बौद्ध धीरे धीरे सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। कहाँ पे कन्वर्ट हो गए? इस्लाम में, क्योंकि तुर्क और अरब का जो आक्रमण हुआ तो इनका एक ही ध्येय था कि हमको लूटपाट करना है और लोगों को इस्लामिक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म में धीरे धीरे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट। बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या हुआ कि जब ये इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने लगे तो यहाँ के लोग देखिए दो भागों में बटे। गौर प्रदेश के लोग दो भागों में बटे। पहला जो नाम था ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, और दूसरा जो नाम था ये गौर, इधर गौर शासक थे। अब देखिए अब कमजोर होंगे धीरे धीरे, जब इनका धर्म परिवर्तन होगा तो कमजोर होंगे। तो ये ख्वारिज्म जो थे ये अरब से आए थे, अरब से, और गौर प्रदेश आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए यहां पे एक मोहम्मद गोरी का भाई था, मोहम्मद गोरी का भाई। तो गोरी का भाई का नाम था, गोरी का भाई जो था इसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ये बड़ा भाई था, गयासुद्दीन। आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी का जो भाई था उसका क्या नाम था, तो बताओगे गयासुद्दीन। और ये बड़ा था कि छोटा था? तो बड़ा था, ठीक है, बिग ब्रदर गोरी का। अब हुआ क्या कि जो गोरी का भाई शासन किया ये 1603 से ये शासन करता है 1202 ईस्वी में। मैं पहले ही आप लोगों के लेवल को समझता हूं, आप लोगों को क्या जरूरत है उसी चीज को मैं पढ़ाता हूं, नहीं तो मैं गयासुद्दीन को भी पढ़ाता, लेकिन विशेष जरूरत नहीं है। बस उसका आप लोग शासन याद करिए कि जब गौर प्रदेश था यहाँ से और यहाँ तक का जो शासन था ये किया था गयासुद्दीन ने 1603 में शुरू किया था और 1202 तक किया था। अब आप लोग कहेंगे कि सर 1173 में इसका जन्म हुआ था मोहम्मद गोरी का, और ये इसका भाई शासन कर रहा था। बीच में देखिए कितना समय मिला, बीच में बहुत समय मिला था। भारतीयों को बीच में 100 से 150 साल का समय मिला था कि जब मोहम्मद गजनवी क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तब भी भारत के राजा हमारे सतर्क नहीं हुए। भारत के राजा को लगा ये तो एक कहते हैं ना जैसे भूकंप आता है, आप कह सकते हैं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत वाले उस तरीके से ले लिए, कोई रणनीति नहीं बनाए। बात समझ रहे हैं? आप रह रहे हैं, आपके पिताजी हों चाहे दादाजी हों चाहे परदादाजी हों, उनके साथ जो व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति ने किया है या बाहरी व्यक्ति ने किया, या किसी तरह एक्सीडेंट हो गया या उनको दवा समय पर नहीं मिल पाई, पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति दम तोड़ दिया, तो आप उस चीज से सतर्क होंगे। आप अगली पीढ़ी में कुछ पैसे बचा कर रखेंगे, वैसे कंडीशन ना आए उसको बचा कर रखेंगे। लेकिन भारत के राजा अन्य विपरीत जगह बटे हुए थे, सब एक दूसरे का पैर खींच रहे थे। टांग खींचना मुहावरे का अर्थ है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ क्या हुआ कि भारत के राजा 100 साल 150 साल का जो समय मिला उसमें भी सतर्क नहीं हो पाए। तो उसका कारण ये था कि देखिए आक्रमण गयासुद्दीन किया। गयासुद्दीन थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति था कि आप कह सकते हैं भारत के लिए उतना विनाशकारी नहीं हुआ जितना महमूद गजनवी ने था। ठीक है, उसने तो पूरा एक एरिया बना रखा था कि क्या करेंगे हम, पूरी मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे, ठीक है, और हिंदू धर्म के लोगों को इस्लामिक बना देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग, जो बात करेंगे अब गौरी जो बना, तो गौरी राजा बनता है कब? गोरी कब राजा बनता है? गोरी राजा बनता है कहाँ का? गौर का, गौर प्रदेश का राजा ये बनता है 1202 में, 1202। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गौरी जो था राजा गौर प्रदेश का कब बनता है? 1202 ईस्वी में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बात होती है कि तो मोहम्मद गोरी को तो ये प्रदेश मिल ही गया। आगे देखते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ, इसका जब भारत पर, मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण पूछता है
ठीक है, तो इसको बताएंगे आप लोग। पहला जो आक्रमण होता है 1175 में, 1175 में होता है और मुल्तान पर होता है। कहां पर आक्रमण होता है? मुल्तान पर। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले गोरी का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1175 में मुल्तान पे करता है आक्रमण। ठीक है, बात तो गद्दी तो बाद में मिलती है जब गयासुद्दीन टपक जाता है तब, बात समझ रहे हैं। लेकिन गोरी क्या करता है कि गयासुद्दीन को बहुत मानता है। इसने क्या किया था, देखिए जब बीच वाला समय मिलता था इसको गयासुद्दीन को, देखिए यहाँ पे बीच वाला जब समय मिला 1175 के बाद वाला, तो 1175 वाले के बाद में क्या किया, गयासुद्दीन का जो उसके नाम पर ही शासन किया मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो ये उस समय के दौर में ये बहुत बड़ी एक समझ सकते हैं कि शक्ति थी, जो कि भाई के प्रति उसका लगाव भी था। बात समझ रहे हैं। आजकल भी देख लीजिए कहाँ कोई भाई का सुन रहा है, बात समझ रहे हैं। उस समय इसने शासन किया था। केवल ये सनातन में ही था कि भारत के लोग ही केवल, जैसे कि आप त्रेता युग ले लीजिए, श्री राम रहे हों, वहाँ पे भरत जैसे भाइयों का मिलाप हुआ था, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। आप सोचिए कि वहाँ पे एक अपना जो स्लीपर होता है खड़ाऊ रख के पूरा 14 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक है, श्री राम के नाम पे। तो उसी तरह ये भी थोड़ा था, भाई के प्रति इसका लगाव था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे सुनिए, आपसे एक पूछा जाता है कि देखिए इसने गया गुजरात में, अब आक्रमण किया तो इसका मन जो है बहुत ही प्रफुल्लित हुआ कि हम भारत को जीत लेंगे। तो मोहम्मद गोरी कहाँ पे जाता है? मोहम्मद गोरी जाता है गुजरात में। कहाँ पे जाता है? ये गुजरात में जाता है। और किस सन में जाता है? 1175 में। गुजरात के पाटन शहर लिख लो, पाटन, गुजरात पाटन में जाता है और ये 1175 ईस्वी में। ठीक है, वहां पर आक्रमण करता है। 1175 में जाता है और आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, बात समझ में आ रही है। मोहम्मद गोरी गुजरात के पाटन में जाता है और वहां पे क्या करता है कि आक्रमण कर देता है। अब देखिए आक्रमण क्यों करता है, इसको कारण क्या रहा कि वहां पे जानता है कि वहां के जो राजा थे गुजरात के पाटन शहर के, वो क्या थे, टपक गए थे बेचारे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब मृत्यु हो चुकी थी तो उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी, गुजरात के पाटन शहर के राजा का नाम का पत्नी का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, तो पत्नी क्या नाम था उनका? उनका था, पत्नी का नाम आप लोग लिख लीजिए, नायिका देवी। पत्नी का नाम लिखिए, नायिका देवी। पत्नी का नाम था नायिका देवी और नायिका देवी के पास एक पुत्र था। नायिका देवी के पुत्र का नाम भी परीक्षा में पूछ देता है। पुत्र का नाम था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड के माता जी का नाम था नायिका देवी और इनके पति की जो है मृत्यु हो गई थी। और ये जब पहला ये मोहम्मद गोरी वहां पे आक्रमण करता है, यहीं जान के आक्रमण करता है कि यहाँ पे जो राजा था मर गया है, मृत्यु हो गई है उसकी, तो वहाँ की जो वहाँ कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनका मूल राज जो सेकंड था वो बहुत छोटा था। तो उसकी माता जी थी नायिका देवी। आप लोग ये नाम ही सुन रहे हैं, नायिका देवी अगर है तो काम कितना बड़ा होगा। देखिए क्या हुआ कि उस समय नायिका देवी ने बहुत बड़े स्तर पर युद्ध किया और मोहम्मद गोरी को क्या किया, वहाँ पे भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो कहा जाता है कि जब नायिका देवी युद्ध कर रही थी तो उस समय ऐसे तलवार से युद्ध की थी, तलवार चला रही थी, आप लोग कहेंगे कि जो मोहम्मद गोरी था उसके कह सकते हैं कि गलत अंगों पे क्या लगा, चोट लग गया। और उसने क्या किया कि निर्णय लिया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे,
आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। तो क्या हुआ कि वहाँ से मोहम्मद गोरी ने भाग गया। कहाँ भाग गया? तो सोचिए ये नायिका देवी जो हैं इनके इतिहास को हम लोग कभी सुने नहीं होंगे न पढ़े होंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इनके इतिहास को छुपा दिया गया। जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो नायिका देवी वीरों की तरह लड़ी। ठीक है, आप किसी भी पुरुष से कम नहीं लड़ी। मोहम्मद गोरी को क्या की कि उस आक्रमण जो किया था उससे भागना पड़ा। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग और देखिए ये किस वंश की थी, वंश पूछा जाएगा। तो उस समय जो गुजरात में वंश चल रहा था सोलंकी वंश था। कौन सा? सोलंकी वंश। तो आप लोग सोलंकी वंश को सुने भी होंगे, ठीक है, जानते भी होंगे। इस समय भी वंश चल रहा है। तो सोलंकी वंश था और युद्ध का नाम था कयाडा का युद्ध। जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और नायिका देवी में, ये युद्ध का नाम है, युद्ध का नाम जो है, युद्ध का नाम है, लिख लीजिए, कयाडा का युद्ध। कयाडा का युद्ध। देखिए हम आपको क्या पढ़ाए आज, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। मोहम्मद गोरी जो बना राजा, गयासुद्दीन के बाद ये बना राजा। ठीक है, अपने भाई के बाद ये बना राजा। और इसका जन्म, वास्तविक नाम पूछता है क्या था? शिहाबुद्दीन। इसका जन्म कब हुआ था? 1173 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि गजनी शहर था, वहाँ पे गौर प्रदेश था, बौद्धों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो वहाँ पे दो भाग में बट गया और जो वहाँ पे गौर शासक थे वो कमजोर पड़ गए और ख्वारिज्म क्या थे, अरब से आए थे, वो ताकतवर होते जा रहे थे। गौरी का भाई गयासुद्दीन क्या था, यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। पहली बार आक्रमण जब किया था तो 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया था और उसको जीता भी था। दूसरी बार आक्रमण जब मोहम्मद गोरी गुजरात पाटन में 1175 एडी में आक्रमण करता है, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो राजा रहा वो क्या था, टपक गया था। उसकी पत्नी नायिका देवी थी, अपने पुत्र मूलराज सेकंड के साथ युद्ध करी थी और उनके बारे में आप लोग सुने ही होंगे, अभी मैं बताया। तो वंश कौन था इनका? सोलंकी वंश था और युद्ध का नाम था कयाडा का युद्ध। क्या था? कयाडा का युद्ध। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आप सभी, सहयोग कौन कौन दिया, सहयोग के बारे में समझना है कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि सहयोग दिया इन लोगों को। तो सहयोग के क्रम में आता है, क्योंकि भारत के कई राजा प्रांतों में बटे हुए थे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे। देखिए सहयोग दिया चाहमान शासकों ने। दूसरी बात है कन्नौज के शासकों ने। कन्नौज के शासकों ने दिया गढ़वाल वंश। तीसरा जो था बुंदेलखंड। ये क्या था? चंदेल वंश वहां पे थे सहयोग करने वाले, चंदेल वंश। और नेक्स्ट जो आता है आपका कलचूरी से थे चेदी वंश। नेक्स्ट है बंगाल से थे थाल वंश और सेन वंश। थाल वंश और सेन वंश। दिल्ली और अजमेर से सहयोग किए थे, दिल्ली प्लस अजमेर से सहयोग किए थे चौहान वंश।
उसके बाद बंगाल से तो बता ही दिए, गुजरात से किए थे, गुजरात से चालुक्य वंश, और ये हारने के बाद सहयोग किए, सहयोग किए थे। पहले तो इनको लग रहा था कि हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, हमारा कोई कर ही क्या लेगा, टांग खींचते थे, और जब हारे ये तो सहयोग किए। ठीक है, अब हम जाते हैं कि पंजाब में युद्ध कौन कौन से लड़े गोरी ने। तो देखिए पंजाब में मलिक खुसरब के विरुद्ध युद्ध हुआ इनका, मलिक खुसरब के विरुद्ध। तो आपसे पूछेगा कि गोरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ पंजाब में, तो क्या बताओगे, खुसरब के विरुद्ध, डिजिटल बोर्ड होता तो कितना हम लोग अच्छे से पढ़ते, लिखना नहीं पड़ता, मिटाना नहीं पड़ता। तो ठीक है, 1179 में पेशावर, कश्मीर, सिंध जीता। उसके बाद 1186 ईस्वी में इसने लाहौर जीता, 1186 में क्या किया, लाहौर जीता। और 1188 में भटिंडा आप लोग सुने होंगे, ये पंजाब का स्थान है, इसको जीता। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। देखिए, तो आप जीवन में क्या करिए कि किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, कि मैं एक बात बताता हूं कि आप अगर तुलना करेंगे तो आप उसी दिन फेल्योर हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, आप मेहनत कीजिए। देखिए जो सूर्य और चंद्रमा हैं, ये अगर एक दूसरे से तुलना करेंगे तो कभी नहीं चमक सकते। सूर्य का एक अलग रोल है, जब उसका दिन आता है तो चमकता है, और चंद्रमा का समय जब आता है तो चंद्रमा चमकता है। ठीक है, तो कभी भी किसी से तुलना मत करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपकी पृथ्वीराज चौहान पहुंचे कहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि पढ़ लिए सर, सहयोग किसका किया गया। ये जो सहयोग किया गया था पृथ्वीराज चौहान का किया गया था, पृथ्वीराज चौहान का किया गया था। तो देखिए हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान ने किया क्या कि अब इसका जो मुख्य युद्ध था, अब उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। जब आती है बात 1191 की बात आती है, और ये होता है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि तराइन का जो युद्ध हुआ था कितनी बार हुआ था। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था 3 बार हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, 1191, 92, 93। अभी आप लोग पढ़िए 1191। तो उसमें हुआ क्या, ये युद्ध जो चला, ये युद्ध चला था गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध। कहां पे चला था, राय पिधौरा में, ठीक है। अब बात होती है कि इसमें क्या हुआ,
ए देखिए हुआ क्या कि गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ राय पिथौरा में। अब देखिए यहाँ पे गौरी हार जाता है। पृथ्वीराज थर्ड ने या पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को बहुत जूता मारा, गौरी को युद्ध में हरा दिया। जानते हो हरा कर किया क्या कि जूता से मार के उसके गले में जूता की माला पहना दिया और कहा कि तुम लोग हमारे देश पे आक्रमण करोगे, तो बहस गए हो तुम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए जब हरा दिया तो हुआ क्या, ये बात मिलती है आपकी एक पृथ्वीराज बुक है, पृथ्वीराज रासो की बुक है। आपके सभी पृथ्वीराज रासो बुक का नाम है और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे चंदर बरदाई। जो राइट किए थे लिखने वाले व्यक्ति थे चंदर बरदाई। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो भी बोर्ड के साथी हैं हमारे, ठीक है। चंदर बरदाई, ठीक है, जो ये पृथ्वीराज रासो को लिखे थे। देखिए इसी में उसने वर्णन किया था तराइन के तीनों युद्ध के बारे में, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को हराकर बहुत जूता मारा और जूता मारने के बाद जूते की माला पहनाकर उसके गले में पहना दिया। और ये बात फिर क्या किया जानते हो, भारत के राजा बड़े दयालु थे, किया क्या कि छोड़ दिया, चल तुमको जीवन दान देते हैं, जा तैयारी करके वापस आ, ठीक है। अब उसको ये बात बुरा लग गया। अब जब बुरा लग गया ना तो जाता है कहाँ पे, गौरी जाता है, गौरी। तो जब गौरी जाता है तो 1 साल तक, 1 वर्ष तक अपनी तैयारी करता है। 1 वर्ष के बाद पुनः लौटता है, 1 वर्ष के बाद पुनः लौटता है अपने प्रतिशोध का बदला लेने, पुनः लौटता है। कहता है कि पृथ्वीराज तुम हमको जूता पहनाया था, जूता मारा था। अब इसको नींद नहीं लगी। लोग बताते हैं इतिहासकार कि 1 साल तक ये सोया नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर सोया नहीं तो कैसे जिंदा रहा, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब सोने का तात्पर्य ये है कि बड़ा चिंता में था, और चिंता में था तो ये तैयारी किया। कौन किया, गौरी ने बहुत तैयारी की वहां पे, ठीक है। गौरी 1 साल तक तैयारी करता है और उसके बाद पुनः लौटता है कहां पे, पृथ्वीराज से मुकाबला करने के लिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप सभी, एक हम लोगों से गलती हुई है और इस गलती को क्या करना है, आपको सुधारना है। जो गौरी का जन्मदिन था, गौरी का जन्म जो हुआ था, ये बेटा हमसे भूलवश किसी तरह हो गया था 1173 एडी, तो लेकिन 1173 नहीं होगा, ये होगा बेटा 1149 एडी, ठीक है। क्योंकि 2 साल का बच्चा प्रथम युद्ध आक्रमण नहीं कर देगा। तो आप लोग इस युद्ध को क्या करिए, इनका जन्म 1149 में कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब कहा जाता है कि गया कौन, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़के हार के गया 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। तो गौरी ने फिर तैयारी की, और 1192 में अपनी उसको लोग बताते हैं जैसा कि सोया नहीं, और उसने तैयारी करके फिर 1192 में आया। तो आप नोट कर लीजिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध यही एग्जाम में पूछता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1192 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, ये युद्ध हुआ था गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे बताया जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान था, पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया। तो आप लिख सकते हैं गौरी क्या हुआ, सफल हुआ। गौरी यहाँ पर क्या होता है, सफल होता है। और जैसा कि आप कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ से जब गौरी सफल हुआ तो पृथ्वीराज चौहान क्या किए कि अपनी जान बचाकर भाग फिरे, और जब भागते भागते रहे तो इनको क्या किया गया कि पकड़ के ये बंदी बना लिया गया। ठीक है, अब बंदी बनाने में इनके दोस्त ही सहयोगी थे। तो आगे इसके बारे में हम लोग जब तराइन का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, आंखें निकाल ली गई, उनको बंदी गृह में उनके दोस्त द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया। तो ये सब बातें जो है मैं पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बात होती है कि जब गौरी सफल रहा तो वहां पे क्या हुआ कि एक सिक्का चलता था, पहले आप लोग सिक्के घोषित होते थे, और सिक्कों में क्या हुआ कि दोनों लोगों का चित्र दिखता था। सिक्कों में दो लोगों का चित्र था। तो सिक्कों में दो लोगों का चित्र था, एक और कौन था, एक और गौरी था, और एक और जो बताते हैं लोग, एक को दूसरी ओर बताते हैं लोग गौरी, और दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब दोनों एक सिक्के में दोनों ओर चित्र रहेगा, ये तो हार चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, बंदी बना लिए गए हैं, फिर भी सिक्कों में अभी बदलाव नहीं हुआ था, तो आप लोगों को शक होगा कि इसमें कुछ तो मिली भगत रही होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि देखो ये जो गौरी था, गौरी ने अपने दास को, मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपने दास को, गौरी ने अपने दास को क्या किया कि इसका दास था ऐबक। गौरी ने अपने दास को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि सौंप दिया। गौरी ने अपने दास को, कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य सौंप दिया। राज्य सौंप कर अपने दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ा। अब देखिए होता क्या है कि इस बीच में गौरी ने अपने दास को, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया कि ये राज्य सौंप कर चला गया कि आपको ही देख रेख करना है। देखिए इससे पहले मैंने चर्चा किया था, आपसे पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि कासिम आया, उसके बाद गजनवी आया, कासिम भी जो आया भारत में, ये भी लूटपाट किया, लूटपाट के उद्देश्य से आया। गजनवी भी आया तो इन्होंने भी, आप लोगों को पता है फिलहाल में ही पढ़ाए थे कि गजनवी आया तो इन्होंने भी लूटपाट की, भारत के मंदिरों से भारत के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके लूटपाट करके इनका उद्देश्य पूरा हुआ, ये भी चले गए। ठीक है, उसके बाद कौन आया बेटा, गौरी आया, और गौरी ने भी क्या किया कि युद्ध लड़ा, इस्लाम का प्रचार किया, और लोगों को क्या किया कि ये भी लूटपाट करके इनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को चला गया। अब बात होती है कि देखिए जो शासन करने वाला अरबी बना, ये बना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने क्या किया कि आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। ये पहला गुलाम था, फर्स्ट गुलाम ऑफ इंडिया, जो कि अरबी द्वारा आया था, और इसने गुलाम वंश की स्थापना करके ये शासन किया भारत पे। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग जब जाएंगे
तो इसको पहले लिख लीजिए। उस समय दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली की जब बात होगी तो दिल्ली का शासक उस समय जो था, दिल्ली का शासक, उसका नाम है, या दिल्ली के संस्थापक लिख लीजिए आप, दिल्ली के संस्थापक। संस्थापक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, दिल्ली के खोज किए थे। संस्थापक जो था ये था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, जो कि क्या थे, ये सेकेंड थे, ये द्वितीय थे। अनंगपाल तोमर जो द्वितीय थे, इन्होंने क्या, इनका पुराना नाम जो था दिल्ली का पुराना नाम था, दिल्ली का पुराना नाम उस समय था ढीलिकापुरी। ढीलिकापुरी। इनकी दो बेटियां थी, इनकी दो बेटियां थी। हम चर्चा करेंगे दोनों बेटी के बारे में थोड़ी देर बाद, ठीक है। इनकी दो बेटियां थी, तो जब दो बेटियां थी तो दो दामाद भी होंगे, ठीक है। तो आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान, अब इनका बताया जाता है सफर जो होता है 1178 से 1192 में हार गए थे, 92 में हारे हैं, और इनको बंदी बना लिया गया है। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या किए, गौरी इनको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को। इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि 1191 में जब ये जीते थे, पृथ्वीराज चौहान को हराए थे, तो सॉरी, गौरी को जब हराए थे, तो गौरी का क्या करना चाहिए था कि इसकी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसकी हत्या नहीं की, ये छोड़ दिए। अब दूसरी बार आया, देखिए 1 साल बाद इनको हरा दिया, हरा के बंदी भी बना लिया। अब वो तो नहीं ना छोड़ा उनको, अब वो क्या किया, बंदी बना लिया। अब इनकी आंखें नोचवा लेगा, क्या क्या बहुत सारी प्रक्रियाएं करेगा, उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आगे ये इनके पिता का नाम, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह। सोमेश्वर, आप लोग कहीं जाते होंगे तो पृथ्वीराज चौहान का लगा होगा, इनके पिता का भी लोगो लगा रहता है, सोमेश्वर सिंह चौहान। सोमेश्वर सिंह चौहान, आप लोग इसको नोट करिए। देखिए आपको मैं बताया कि दिल्ली को पहले पुराना नाम जो था दिल्ली का ढीलिकापुरी था, तो आप लोग इस संदर्भ में अच्छी चीज जाने। कभी भी आपसे ढीलिकापुरी पूछेगा कि किस शहर का नाम है पुराना नाम, तो आप बताइएगा दिल्ली का। अब इसके संस्थापक थे अनंगपाल तोमर द्वितीय। और देखिए एक चीज आप लोग ये भी समझिए कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक वंश चलता था। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का वंश, पृथ्वीराज चौहान 1 हुए, 2 हुए, तृतीय हुए। तो जो पृथ्वीराज चौहान को आप लोग 1, 2, 3 जानते हैं, तो एक वंश चलता था कि इनके पुत्र हैं, ये 2 हो गए पृथ्वीराज 2, उनके पुत्र आएंगे पृथ्वीराज 3 हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि इस समय में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कह लीजिए अनुज है, तो अनुज को कहा जाएगा, अनुज के बच्चे को अनुज 1, अनुज 2, अनुज 3, क्योंकि अनुज बहुत है, अनुज क्या है, बहुत है, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय क्या था कि जनसंख्या कम था, और राजा महाराजा के नाम ऐसे हुआ करते थे कि जो बहुत रेयर केस में मिलते थे, कोई अपना नाम नहीं रखता था, ठीक है। उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था जो अगर नाम रख दिया राजा महाराजा, तो समझ जाते थे कि पृथ्वीराज के लड़के द्वितीय हैं, उनके लड़के तृतीय हैं। बात समझ रहे हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि अनंगपाल तोमर द्वितीय सर क्यों लिखे, क्योंकि इसके पहली बार भी हुए होंगे अनंगपाल तोमर। तो देखिए इनकी दो बेटियां थी, अनंगपाल तोमर की दो बेटी थी। दो बेटी का विवाह हुआ था, एक बेटी का कन्नौज में, कन्नौज जहां से इस समय वर्तमान में कौन सांसद है, डिम्पल जी। तो इनका कन्नौज हुआ था एक बेटी का शादी, और दूसरी बेटी का जो शादी था अजमेर में हुआ। कहां पे, अजमेर में। देखिए जो बेटी का पुत्र था, एक बेटी से पुत्र का नाम जयचंद था,
देखिए बहादुरी क्यों होती है, किसकी इतिहास में हिस्ट्री उसी की होती है, लिखी जाती है जो बहादुर होता है, या तो एकदम निहाती गवार हो, युद्ध में छोड़कर भाग जाए, ठीक है, वैसे लोगों की हिस्ट्री होती है। तो इसके जो पुत्री रही, अनंगपाल की जो पुत्री रही, तो ये बहुत कुछ खास नहीं कर पाई, इसलिए इसका नाम हम इतिहासकार छुपा दे, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनके पास पुत्र ही नहीं थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनंगपाल को, तोमर को 3 पुत्र थे, ठीक है। तो देखिए एक पुत्री से जो प्राप्त हुआ पुत्र उसका नाम जयचंद था, और दूसरी पुत्री से जो प्राप्त हुआ पुत्र जो अजमेर में रह रही थी, उसका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान। आप दो चीज को समझिएगा, अब पृथ्वीराज चौहान भी नाती है और ये भी नाती है, कौन, जयचंद भी, किसका, अनंगपाल तोमर का। लेकिन बात हुई यहाँ की, ये तो सोमेश्वर सिंह चौहान, ये डेट याद रखिएगा, पिता का नाम याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान को, और इनका शासन याद रखिएगा 1178 से 1192, क्योंकि यहाँ पे गोरी हरा दिया है, ठीक है। ये भग गए हैं, भग नहीं गए हैं, भागते समय इनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। अब बात होती है कि हुआ क्या, यहाँ पे अनंगपाल तोमर हैं बेचारे, एक नाती पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिए। अब ये इस पृथ्वीराज चौहान को क्या किए, गोद ले लिए। अब दूसर का पुत्र का, जो पहला पुत्र का बेटा जयचंद था, ये चिढ़ गया कि हमके ना लेना है, उनके ले लेना है। तो रिश्ता जानते हो कैसा था, मौसी वाला रिश्ता है, यहाँ भी मौसी वाली बीमारी है। अब इनके पिताजी, इस लड़किया के पिताजी ये क्या किए कि इस पुत्री के पुत्र को गोद ले लिए और इसको नहीं लिए। मतलब गोद लेने का तात्पर्य सीधी बात है कि राजपाट उसको सौंपेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बच्चे को रख रहे हैं पिताजी, या कहीं से लाए हैं, अनाथालय से ही ला दिए, घर में रख दिए। अब घर में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि बस आपको उसको खाना वाना खिला के छोड़ देंगे। घर में रखने का अर्थ है कि आप उसको अपनी संपत्ति में भागीदार बनाएंगे, जितनी भी संपत्ति आपके पास है। तो पृथ्वीराज चौहान अब तो एक तरह से राजा न बनेगा, उस समय तो लड़ाई राजा की थी। तो यहाँ पे जयचंद बेचारा चिढ़ गया कि हमके हमार जो नन्ना रना है वो एक्सेप्ट ना कहना है, कहना है, ठीक है। तो आगे हुआ क्या कि देखो, जयचंद जब चिढ़ा तो जयचंद के पास एक पुत्री थी, जयचंद के पास, अब देखो जयचंद के पास एक पुत्री थी, उसका नाम संयोगिता था। क्या था, भाग्य हो या दुर्भाग्य हो, जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। और उस समय पृथ्वीराज चौहान का इतना बोलबाला था कि जहां भी जाता था युद्ध जीत जाता था, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों को हराकर युद्ध जीतता था। तो संयोगिता को उससे प्रेम हो गया। बात समझ रहे हैं सब लोग, लड़कियां ऐसी हैं, मैं बताता हूं आपको कि कोई भी यहाँ पे जो छात्राएं हैं, कोई भी उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इनको क्या है कि पावरफुल लोगों से ही प्रेम होता है। बात समझिए, आजकल का पावर क्या है, पैसा रहे, नाम इज्जत शोहरत रहे, पावरफुल लोगों से प्रेम हो जाता है। आप कई कहानियां भी सुने होंगे, कई मूवी भी देखे होंगे कि गरीब बेचारा लड़का रहता है तो उसकी अधूरी कहानी रहती है, ठीक है। प्रेम तो जरूर करता है, लेकिन बेचारा का कुछ होता जाता नहीं है। कहीं लड़की के पिताजी कहीं कुछ कर देते हैं, तो कहीं भाई कुछ कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब रहता है, निहायती गरीब, उसको लड़कियां ही एक्सेप्ट नहीं करती, बाद में छोड़ देती, ठीक है। तो दिल दे चुके सनम और दिल तोड़ चुके सनम, ये बातें हैं। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो पिता जयचंद ने संयोगिता के लिए वर चुनने की छूट दी। अब इस संयोगिता क्या की, पिता से अपने भिड़ गए कि पिताजी हमारी शादी होगी तो किससे होगी, पृथ्वीराज चौहान से, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी। एक है ना, जहर खा लूंगी, अगर बहुत व्यक्ति पावरफुल है तो उसके साथ ही रहूंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन हम किसी और के साथ नहीं जाएंगे। तो पिता तो आखिर पिता होता है। तो ये कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान से आपकी शादी को नहीं कराएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब हम आपको वर चुनने का अधिकार देंगे। सब एक रखा अपने राजा में, जैसे राजा उस समय जनक थे, सीता जी के पिताजी, तो उन्होंने एक क्या किया था,
देखिए हुआ क्या कि जैसे राजा जनक जी थे तो अपनी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा था कि जो व्यक्ति क्या करेगा, धनुष उठा लेगा शिव जी का, उससे हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। पहले उम्र मायने नहीं रखती थी, चाहे 100 साल के लोग हों चाहे 20 साल की लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसमें वीरता देखी जाती थी। तो इसमें क्या हुआ कि ये भी क्या रखा, एक आप समझ लीजिए कि कॉपी पेस्ट था स्वयंवर का ही। तो इसने रखा कि जितने भी राजा महाराजा आएंगे, तुमको जो भी अच्छा लगेगा राजा, उसी से आप तुम्हारी शादी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तुमको वर चुनने का अधिकार है, लेकिन हम शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं कराएंगे। बात समझ रहे हो? अब हुआ क्या कि उसमें गलती इतने कर दिए थे सब कि पुतला बनवाकर पृथ्वीराज चौहान का गेटवे पर रख दिए थे। जैसे नहीं होता है, कोई व्यक्ति गेटमैन देखे हो ना, लाठी लेके ऐसे खड़ा हो जाता है, तो उसको लोग देखकर हंसते भी हैं। तो पुतला रखवा दिए थे, सभी राजा वजा आ रहे थे तो उस पे हंस रहे थे। ये बात पता चल गई कहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को जब पता लगा कि संयोगिता के साथ ऐसा हो रहा है, वो हमसे प्रेम करती है, तो उसने क्या किया कि घोड़े से टक 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 आया। कहाँ पे आया? जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर मतलब वर चुने जा रहे, तो उसने आया घोड़े से और वहां पे युद्ध करके बेचारी संयोगिता को क्या किया, अपना पत्नी चुन लिया। ठीक है, अब आगे हुआ क्या कि इससे नाराज होकर कौन, जयचंद नाराज होकर अब इनके बीच क्या हुआ, मनभेद हो गया, मतलब कि ये दुश्मनी का हो गया मैटर। आप समझ सकते हैं। अब जब दुश्मन तैयार हो गया तो अब दिक्कतें होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि इनका जो राज्य क्षेत्र था अजमेर था। पृथ्वीराज चौहान आपको पता है, मैं बताया भी हूं कि अजमेर से ही थे, और दिल्ली पर इनका शासन हो गया। बात समझ रहे हैं? अब इनका तो और बोलबाला हो गया ना कि जयचंद की बेटी को उठा के ले गया। कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान ले। अब तो वहां पे जयचंद को नीचा दिखाने के लिए उसकी मूर्ति बनाकर लोग उपहास उड़ा रहे थे। अब तो वहां पे जब ले गया बेचारा युद्ध करके, तब तो क्या हो गया, और राजशाही हो गया और अच्छा राजा बन गया। तो देखिए अब होता क्या, आगे जाइए कि एक युद्ध होता है जो कि आपके एग्जाम में आता है, उसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध, जो हुआ था 1194 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंदावर का युद्ध पूछता है कि 1194 में किसके किसके बीच हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। गौरी और जयचंद के बीच। अभी तो वहां पे आप लोग समझ ही रहे हैं कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 में। अब बात को समझिएगा, दोनों इसी के नाती हैं, है ना? ये मौसी का लड़का है, अब इसके पुत्री से इसका शादी हो गया। बात को समझिए, पहले ऐसे ही शादी होती थी, जनसंख्या कम था। आज भी मुसलमानों की देखो जनसंख्या कम है, तो वो क्या होता है कि मौसी के लड़के से शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है। आप भी अपने रिश्ते में अपनी जाति में लोग कहते हैं कि शादी करिए, ऐसा पहले देखिए हम लोग का भारत था, महिलाओं को वर चुनने का अधिकार था, पूरी स्वतंत्रता थी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वर्तमान समय में कहाँ जी रहे हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहां पे पापा मम्मी कहेंगे वहीं पे विवाह करना होगा, नहीं तो आप जानिए आपका काम। ठीक है, स्वतंत्रता वो जो है वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो इसका, अब तो ये इससे विवाह हो गया था, ये तो मैटर आप लोग समझ ही गए। लेकिन देखिए यहाँ पे 1192 में पृथ्वीराज चौहान को भी हराया है। कौन? मोहम्मद गोरी। और हरा के कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया। लेकिन 1194 में देखिए जयचंदो को हराया। यहां पर भी गौरी क्या किया, जीत गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सीधी बात है कि कन्नौज गया गौरी, और यहां पर जयचंद को भी हराया। बात समझ में आ रही है? तो आगे इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी समझिए कि आप लोग जानते हैं कि भारत के लोगों पे इतना अत्याचार हुआ, भारत के सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया गया, मंदिर तोड़े गए। जो भी आया, कासिम आया, गजनवी आया, गोरी आया, इन्होंने क्या किया, केवल भारत को लूटा और व्यापार किया।
जो भी सदस्य यहाँ पे आए व्यापार करने, उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको बर्बाद किए। बात ये होती है कि देखिए 1192 में एक व्यक्ति आते हैं भारत में, और उन्होंने क्या किया कि जो इस्लाम में कट्टरता थी कि लोगों के धर्म को परिवर्तित कर दिया जाए, लोगों में कैसे क्या हो, इस संदर्भ में इन्होंने क्या किया कि जब आए ये भारत लौटकर, कितने में 1192 में आए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे, तो आप बताइएगा 1192, तराइन के दूसरे युद्ध में, जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उस समय कौन बना था व्यक्ति, कौन बना था, गोरी जीते थे। तो उस समय इनका भारत आना हुआ। और इनके बारे में आप लोग एक बात जानते होंगे कि अजमेर में इनकी दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि आप समझ जाइए कि इस्लाम की सबसे बड़ी दरगाह है भारत में। अगर मैं बता रहा हूं कि एक दिन मैं गया था मोइनुद्दीन चिश्ती का दर्शन करने अजमेर शरीफ, उस जगह को बोला जाता है अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। आज प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोगों का आस्था है, जैसे आप सनातनी हो, आपका आस्था रामकृष्ण और हनुमान में है, बाकी चीजों में है, जीव में है। तो आप समझेंगे कि इनकी जो इस्लाम धर्म की आशा जो है, ये आशा है, आस्था है, कह सकते हैं उसको, किसमें है, मोइनुद्दीन चिश्ती में। तो इनकी दरगाह बहुत बड़ी बनी है। एक वहां पे चलता है, आप कभी देखे होंगे, आप लोग ईख उख की पेराई हो रही होगी, तो आप एक देखते होंगे जो लगाया जाता है आग के लिए, बहुत बड़ा गहराई में बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है कि नहीं, आप लोग देखे होंगे। तो वो ऐसा क्या है कि लोहे का एक बना है, आप कह सकते हैं उसका गहराई तो 8 से 10 फीट होंगे, और वो गोले में है, उसका भी जो वास्तविक व्यास नापा जाएगा तो बहुत ज्यादा है। वो सोचिए कि जो मुहर्रम उन लोगों का आता है, जो पवित्र दिन होता है बताते हैं लोग, तो क्या होता है कि वो पैसे से भर जाता है, इतना पैसा वहां पे आता है। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या रहे कि इनको क्यों भगवान माना गया। देखिए भगवान दो ही रूप में होते हैं, एक आप किसी को, किसी व्यक्ति से अगर आपको लाभ है तो आपके लिए भगवान होगा। तो इन्होंने देखिए समाज के लिए क्या दिया। देखिए सबसे पहले तो इनको पूछा जाता है कि ये किस क्या थे, तो इनको सूफी माना जाता था। सूफी का शाब्दिक अर्थ होता है जो है सफा से लिया गया है। किससे लिया गया है, सफा से लिया गया है। और सफा का मतलब होता है पवित्र। देखिए ज्ञान आपको वही दे सकता है जो ज्ञानी हो, पवित्र आपको वही कर सकता है जो पवित्र पहले से खुद से हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो वही चीज है कि सफा का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। इसको बोला जाता है सूफीज्म या सूफीवाद, पवित्रता से। तो देखिए इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हारूनी। क्या नाम था, हारूनी। ये ईरान के रहने वाले थे और मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। बात समझ रहे हैं। तो जब गुरु जी थे तो इनको सिखा कर भेजे थे। देखिए एक होता है मुसलमानों में हकीकत, दूसरा होता है शरीयत, और तीसरा होता है तरीकत, ठीक है। 3 चीज होता है। तो यहाँ पे हकीकत बोलोगे कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है हमको, ये हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत। तो देखिए हकीकत क्या है, आप उस समय भारत में बोलबाला था कि हत्याएं करिए, मंदिर तोड़िए और भारत को लूट लीजिए। लेकिन हकीकत का मतलब क्या होता है कि लोग क्या करें, खुश रहें। बात समझ रहे हैं, लोग खुश रहें, लोगों को क्या कीजिए, आप उनके हिसाब से स्वतंत्र कीजिए, छूट दीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए, जीने के लिए सुलभ व्यवस्थाएं बनाइए, ये सब हकीकत है, ठीक है। उसमें ईश्वर का भी ज्ञान है, ठीक है। दूसरी चीज होती है शरीयत। क्या होती है, देखिए कुछ लोग का मानना है कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, मंदिर में नहीं जा सकती। तो आज भी अभी कल्चर चला आ रहा है कि जो औरतें होती हैं मस्जिद में के अंदर नहीं प्रवेश करती, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव है। पहले होता था कि औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, घर में रहना है, खाना बनाना है,
पहले ये भी होता था जिस औरत का पति मर जाता था उसको पति के साथ ही जलना पड़ता था। आप लोग इसको भी सुने होंगे कि जिस पति, बताइए, उस औरत का शादी हो रहा था 20 साल, 15 साल, 13 साल में, 12 साल में, बाल्यावस्था में, और पति है 80 साल का। अब उस औरत का क्या कसूर है कि पति बेचारा टपकेगा, वो तो समय हो गया है, टपकेगा ही। तो उसमें क्या है कि जब टपक रहा है तो अब उसके साथ उस जो कि बाल्यावस्था में शादी होगी 12 साल 13 साल की अवस्था में, तो उसको भी उसके साथ जलना पड़ता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी बदलाव हुआ, सब बदलाव हुए चीजों को। तो शरीयत के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे, शरीयत था एक कपड़े के बारे में, रेशम के कपड़े। उसमें नियम था कि रेशम के कपड़े लोग पहन के आएंगे तभी दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया, मोहिउद्दीन चिश्ती ने, और उस समय गरीब लोग पहनते थे ऊनी वस्त्र, बात समझ रहे हैं, तो उनको गरीब कहा जाता था, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने बताया कि क्या करना है कि आप कोई जरूरत नहीं कि रेशम के कपड़े पहन के आए तभी कदम रख सकते हैं, आपका मन साफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे रैदास जी कहे थे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वहीं ये भी कहे। तरकीब क्या है कि लोगों को एक जीवन जीने का राह करना है, ठीक है, प्रोवाइड कराना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, तरीके से जीना है, उसको तरीका। अब आगे बढ़ेंगे। अख्तार महोदय कहे थे, एक व्यक्ति ईरान से थे, ये अख्तार ईरानी व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि विनम्रता से झुके हुए होने चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि विनम्र होना चाहिए। कुछ लोग घमंड में रहते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं, बहुत घमंड में हो जाते हैं कि हमारे जैसा कौन है। बात समझ रहे हैं? तो आप घमंड में रहोगे तो आप एक सशक्त समाज की रचना नहीं कर सकते हो। आप ज्ञानी पुरुष हो, आप क्या करिए कि चीजों को समझिए। हाँ, कोई आपसे जलेस फील कर रहा है तो आपकी बात है कि आप उससे दूर रहिए, न कि आप उससे जलेस फील करिए। तो यहाँ पे क्या है कि वो बताए कि विनम्रता से झुके हुए लोग होना चाहिए। यहाँ तो क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रपाट के लिए लोगों को मार देना, हड़प लेना, भाई को मार देना, पिताजी को मार के राज्य हड़प लेना, तो ये सब बातें जो इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो ये अख्तार महोदय ईरान से थे, इन्होंने विनम्रता का संदेश भेजा। आगे देखिए हम लोग आते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लगा सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये पेपर में छपेगा। तो देखिए आते हैं हम लोग, यहां सुनिए। अब कालिंजर का युद्ध होता है। किस चीज का युद्ध होता है? कालिंजर का युद्ध। आपसे यही पूछेगा कि कालिंजर का युद्ध किस सन में हुआ था? तो 1203 मतलब 1203 में हुआ था। 1203 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, चंदावर का। ठीक है, तो आप बताइएगा जैसा जो हो। आगे देखिए, जब कालिंजर का युद्ध हुआ, अभियान चलाया गया, तो उसके मुख्य व्यक्ति थे परमादिदेव। कौन थे? परमादिदेव। अब ये सेनापति थे। बात समझ रहे हैं? परमादिदेव के नेतृत्व में कालिंजर अभियान हुआ था। तो आप लोग भूलिएगा मत इस क्वेश्चन को। दूसरी बात है कि ये कहाँ के रहने वाले थे व्यक्ति? ये महोबा बुंदेलखंड के रहने वाले, वहीं पे कालिंजर है, वहीं पे युद्ध हुआ था। आप लोग बुंदेलखंड सुने होंगे नाम, यूपी में ही पड़ता है। तो आप यूपी के रहने वाले हैं, बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हैं, तो ये आप जानिए कि महोबा बुंदेलखंड यूपी में ही पड़ता है। ठीक है, अब इनके 2 सेनापति थे। परमादिदेव के 2 सेनापति थे, एक का नाम था आल्हा, एक का नाम था उदल। ये यदुवंशी थे। ठीक है, इनका कुल जो था, जैसे पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश थे, तो ये क्या थे? यादव वंश थे, यदुवंशी थे, आल्हा और उदल। इनके गुरु थे गुरु गोरक्षनाथ। क्या थे? गुरु गोरक्षनाथ। देखिए इनके बारे में एक बुक है जिसको लिखे हैं जगनिक ने। कौन लिखा है? जगनिक ने आल्हा उदल की एक बुक लिखा है, और ये परमादिदेव के राज दरबारी कवि थे। तो इन्होंने लिखा क्या है इनके बारे में कि आल्हा उदल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि देखिए गोरी ने
गौरी को एक बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, पृथ्वीराज चौहान को एक बार गौरी ने हराया, ठीक है, उनको बंदी बना लिया, उनकी आंखें निकाल ली और उनको क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया, फिर मार के क्या किए, मर गए। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन इनके विषय में आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान को 52 बार युद्ध में हराया, 52 बार युद्ध में हराया और 52 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दे दिया था कि जाइए अब आपको हम मारेंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कौन? आल्हा और उदल ने, दो भाई थे और बहुत बड़े ताकतवर थे। तो इनके बारे में एक ये भी बात कही जाती है कि एक इतिहासकार कहते हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे इस भारत वंश में आए व्यक्ति को जो कि इतिहास से भी छेड़छाड़ किए, तो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी बड़े बड़े वर्चस्ववादियों का इतिहास मिटाने के चक्कर में एक बात इसने लिखी कि ऐसा कोई बात नहीं था कि 52 बार युद्ध हराया, एक ही बार 2 बार वर्णन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 52 बार युद्ध में हराया था और ये बात लिखी गई कौन? जगनीक ने लिखा है आल्हा उदल के बुक में, ठीक है। ये राज के दरबारी। अब बात होती है कि गुरु गोरक्षनाथ इन्हें शिक्षा दिए। कौन थे? गुरु गोरक्षनाथ किसको शिक्षा दिए थे? आल्हा उदल को। बात समझ रहे हैं? तो आल्हा उदल के बारे में एक चीज है मेरे पास, लोग कहते हैं कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया महोबा वाले, खनक खनक बाजी तलवार, बड़े लड़ैया महोबा वाले, खनक खनक बाजी तलवार, बड़े लड़ैया आल्हा उदल जिनसे हार गई तलवार। तो सोचिए कि जब 52 बार युद्ध लड़े होंगे तो क्या होगा स्थिति। तो इनके आगे तलवार भी नहीं टिकती थी। इनका बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोग जब बुधने लखन में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो बहुत बड़े बड़े इन लोगों के आप कह सकते हैं कि जो स्टेचू होते हैं बने हैं, तलवार के साथ बने हैं। तो आल्हा उदल के बारे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इनकी बहुत सारी बुक छपी हैं, आप लोग उससे मदद लीजिए और पढ़िए उसको। तो 1203 में कालिंजर युद्ध के विजेता थे ये लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, गौरी का जो अंतिम युद्ध हुआ था, गौरी का, मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध जो हुआ था खोखरे के विरुद्ध हुआ था। तो इसको मत भूलिएगा, पूछता है एग्जाम में कि मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? खोखरे में हुआ था। और गौरी की मृत्यु के बारे में पूछता है आपसे एग्जाम में कि गौरी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1206 में गौरी क्या हुआ था? टपक गया था बेचारा, और ये दमयक सिंध में टपका था। बात समझ रहे हैं? कहां टपका था? दमयक सिंध में 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौरी की। अब देखिए, जब मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो उसने एक दास था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को सौंपा था। देखिए, गौरी की मृत्यु दमयक सिंध में हो गई। उसके बाद एक गुलाम था उनका जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के पास कोई पुत्र नहीं था। देखिए, जब पुत्र नहीं था तो अब वहां पे वर्चस्व की लड़ाई होगी कि कौन राजा बनेगा, कौन कहाँ का जो हड़पी गई जमीन है, सल्तनत है, उसको कौन स्वीकार करेगा। तो देखिए, गौरी को पुत्र नहीं थे। गौरी के दासों ने जहां पर जो पावरफुल था वहीं वो राजा बन गया। जहां पे लोग कब्जा किए थे, पावरफुल लोग थे, उनके दास थे, वहीं पे कब्जा कर लीजिए। जैसे कि आपको एक मैं चीज बता रहा हूं, किसी पिता को संतान नहीं होती, किसी पिता और माता को संतान नहीं होती है, तो सोचिए कि वो बहुत बड़ा राजा महाराजा, बहुत संपत्ति का मालिक है, तो उसके पास जो समस्या है कि उसका मालिक कौन होगा, उसके संपत्ति का भागीदार कौन होगा। तो जो बसता है, जिसके पास जो जहां बस जाता है वहीं पे लूट हो जाती है उसकी। तो वहीं साथ क्या हुआ कि इनके पास गौरी के दासों ने लूट मचा दी। देखिए, हुआ क्या कि ऐबक था, ठीक है, जो दास था,
ऐबक, तो इसने क्या किया था, दिल्ली और अजमेर पर क्या किया, कब्जा कर लिया। दिल्ली और अजमेर पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद इसका ससुर था, ऐबक का ससुर, क्योंकि इसकी पुत्री से विवाह किया था तो इसको मौका मिल गया था। अब ऐबक का जो ससुर था वो गजनी पर शासन कर लिया। देखिए ऐबक दिल्ली अजमेर पर शासन किया, इसके ससुर थे, सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है कौन वाला, पत्नी की भाई वाला और पत्नी के पिताजी वाला। अब तो अपने पिताजी को लोग कहाँ महत्व दे रहे हैं। जो भी नई नई शादियां हो रही हैं इस दौर में वर्तमान में, हम देखते हैं कि ज्यादा अपने पत्नी को भाई को मानते हैं लोग, रिश्ता रखते हैं या तो पिताजी के साथ उनके, अपने पिताजी और अपने भाई के साथ रिश्ता कम रखते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये वहां भी था। पत्नी के पिताजी बहुत अच्छे लगे इनको, ये गजनी का शासन, गजनी का दे दिए, राजा बन जाओ। अब देखिए कुबाचा, ये सिंध जो क्षेत्र था ऐबक का जीजा था, मतलब ऐबक का जीजा का मतलब ऐबक की बहन का दूल्हा, उसको बोलते हैं ऐबक का जीजा था। उसको कुबाचा था उसका सिंध क्षेत्र, उसको सौंप दिया। बख्तियार खिलजी जो कि बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके छीना था, ठीक है, इन्होंने लूट लिया बंगाल और बिहार को। सबसे बड़ा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत को शास्त्रीय रूप से किसने नुकसान पहुंचाया, तो ये बख्तियार खिलजी था, जो कि भारत को महमूद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी तो सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद किया, लेकिन इसने बर्बाद किया क्या, भारत के शास्त्रीय चीजों को। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, उसको नष्ट कर दिया। सबसे पुराना विश्वविद्यालय विक्रमशिला, उसको भी नष्ट कर दिया। औदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट किया, इसका कारण ये था नालंदा को नष्ट करने का कि ये बीमार हो गया था बख्तियार खिलजी युद्ध करते समय। अब इसको दवा, नालंदा विश्वविद्यालय के लोग क्या किए, दवा दे दिए, वो ठीक हो गया। तो इसको लगा कि ये चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ कैसे है, ठीक है। तो उसने जितने भी 1094 पृष्ठ आते हैं जो मेडिकल साइंस के, उसको इसने क्या किया था, जला दिया था। बात समझ रहे हैं, जला दिया था, तोड़वा दिया था सब। इसको ठीक भी किया गया, उसको बर्बाद भी कर दिया। आगे देखिए, इसकी मृत्यु हो गई 1205 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई 1205 ईस्वी में। अगर इसकी मृत्यु नहीं हुई होती तो आप समझेंगे कि गौरी की मृत्यु देखिए कहाँ 1206 में होती है। अगर ये पहले मरा नहीं होता ना तो ऐबक वैबक कोई बन नहीं पाता राजा। तो साफ चीज ये है कि बख्तियार खिलजी बनता शासक, लेकिन इसकी मृत्यु गौरी से पहले ही हो गई। बात समझ रहे हैं। अब ये आपका पृथ्वीराज चौहान की कुछ चीजें बाकी हैं, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने क्या किया था, जो कि मोहम्मद गोरी को मारा था, कैसे मारा था ये सब मैं बताऊंगा। जहां से क्वेश्चन बनते हैं आज उसको पढ़े आप लोग। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं जो कि आप उसका उत्तर देंगे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मोहम्मद गोरी को 1191 में के एक शासक ने हराया था, उसका क्या नाम था, वो किस वंश का था? ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप देखिए, मौर्य वंश तो आप लोग पढ़ाए नहीं, अभी जानेंगे कुछ दिन बाद। चालुक्य वंश जान गए, चौहान वंश जान गए, और गढ़वाल वंश कौन था? ये जयचंद था। जयचंद एक था ना, उसका जो कहाँ का रहने वाला था? कन्नौज का। कन्नौज का शासक था। अनंतपाल का क्या था? पुत्र था, उसके पुत्री का लड़का था। तो आप लोग ये गढ़वाल वंश का था, इसको याद रखिएगा और इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद गोरी को 1191 में किस शासक ने हराया था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।